शौहर लंगड़ा था। ऐसे शख्स को मैं पास बैठाना भी अपनी तौहीन समझती थी। पहली रात मैंने उसे वॉशरूम में बंद कर दिया और फिर ये रोज का मामूल बन गया। मैं हर रात उसे वॉशरूम में बंद कर देती, मगर कुछ माह बाद मेरी तबीयत खराब हुई तो होश उड़ गए कि कैसे खिड़की खोल कर लेटी परेशानी में करवटें बदलने लगी। उस रात मेरा नाम बुशरा रियाज है और मैं अपने माँ बाप की बड़ी बेटी थी। हम 2 ही बहनें थी, एक मैं और एक मेरी छोटी बहन रीमा थी। मेरे और रीमा के दरमियान 12 साल का फर्क था और ये फर्क 2 बहनों के बीच ज्यादा नहीं होता, लेकिन मेरे और रीमा के दरमियान ये 12 बरस 12 सदियों जैसे थे, क्योंकि हम दोनों बहनें 1% भी एक दूसरे से अटैच नहीं थी। मुझे कभी भी रीमा अच्छी नहीं लगी थी और ना ही मैंने उससे कभी मोहब्बत जताने की कोशिश की थी, क्योंकि मुझे रीमा से 1% भी मोहब्बत नहीं थी। हम दोनों के दरमियान कभी रवायती बहनों जैसा झगड़ा भी नहीं हुआ था, ना ही हम दोनों बराह रास्त एक दूसरे से हसद करती हुई दिखाई देती थी, लेकिन हमारे दरमियान हर वक्त एक दीवार सी हायल रहती थी। मुझे याद नहीं पड़ता था कि आखिरी बार मेरी और रीमा की बात कब हुई थी। कई दिन और महीने गुजर जाया करते थे और मेरी और रीमा की छोटी सी बात भी नहीं हुआ करती थी। अम्मा अब्बा 1000 जतन कर करके थक चुके थे, लेकिन हम दोनों के दरमियान एक अजीब सा फासला था जो कभी खत्म नहीं हो सकता था। अब्बा अम्मा मुझे बड़ी जान कर समझाते थे, लेकिन मैं अपनी मर्जी करने वाली लड़की थी। किसी की बात सुनना भी मैं गवारा नहीं करती थी। कहने को मैं बड़ी थी, लेकिन मेरा ज़र्फ और सोच बहुत छोटी है, ये मेरी अम्मा कहा करती थी। जब वो मुझे समझा कर थक जाया करती थी तो आखिर में ऐसे ही कहकर उठ जाया करती थी और मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। मुझे कोई शौक नहीं पड़ा था दूसरों की सुनकर जिंदगी गुजारने का। मैं अपनी मर्जी से अपने मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहती थी और गुजार रही थी। रीमा छोटी थी, लेकिन अम्मा के बकौल वो थोड़ी सी अक्लमंद थी, क्योंकि वो अम्मा अब्बा की फर्माबरदार बेटी थी और 3-4 बार अम्मा अब्बा के कहने पर उसने हमारे दरमियान फासलों को मिटाने की कोशिश भी की थी और मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, जिसे मैंने झटक दिया था, क्योंकि रीमा से दोस्ती करना और उसे अपनी बहन मानने को मेरा दिल ही नहीं करता था। रीमा ने अम्मा अब्बा के कहने पर यह कोशिश की थी और जब मेरी तरफ से मुकम्मल मायूसी हो गई तो उसने अम्मा अब्बा को साफ कह दिया कि वो आइंदा अपनी इज्जत नफ्स को मजरू करने के लिए हरगिज भी मेरे सामने दोस्ती का पैगाम और हाथ लेकर नहीं आई थी। इसके बाद वो भी मेरी तरह हो गई थी। उसे भी मुझसे बात करने का कोई शौक नहीं था। वो अम्मा अब्बा की अच्छी बेटी थी, लेकिन उसने मुझसे दोस्ती करने वाली अम्मा अब्बा की बात मानने से इनकार कर दिया था। रीमा को मुझसे कुछ खास उनसियत नहीं थी, तो मुझे भी उससे जरा लगाव नहीं था। मेरे दिल में रीमा के लिए नफरत ही नफरत थी, जिसमें बड़ा किरदार मेरे माँ बाप का था। अब्बा गवर्नमेंट टीचर थे और अम्मा होम्योपैथिक डॉक्टर थी। रीमा के आने से पहले हम 3 लोग थे और मैं तिकोन की इस कदर आदी हो चुकी थी कि रीमा का आना मुझे बुरा लगा था। मुझे तिकोन से मोहब्बत थी और जब हमारी फैमिली चौकोर बनी तो मुझे लगा कि मैं कहीं पीछे रह गई हूँ। अम्मा मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, उनका सारा का सारा ध्यान और मोहब्बत हर वक्त मुझ पर रहती थी और अब्बा की तो जान थी मुझ में। पैसे की कोई कमी नहीं थी हमारे पास। हमारे घर में पैसे की रेल पेल थी। मेरी हर ख्वाहिश मेरे मुंह से निकलते ही पूरी कर दी जाती थी। दुनिया की हर शय मेरे पास थी और अम्मा कहती थी कि मैं उनकी लाडली और अच्छी बेटी हूँ और उनकी सच्ची बेटी के अंदर अपनी चीज़ें किसी दूसरे से बांटने की आदत नहीं थी। अम्मा अब्बा के लाड और प्यार ने मुझे अजीब जिद्दी सा बना दिया था और जिद मेरी ऐसी थी कि मैं अपने माँ बाप भी बांटने को तैयार नहीं थी। बाकी बच्चों के 2-4 बहन भाई होते और वो खुश होते थे, लेकिन मेरा कोई बहन भाई जब तक नहीं था मैं खुश थी, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की मोहब्बत की अकलौती वारिस थी। लेकिन जैसे ही रीमा का जन्म हुआ अम्मा अब्बा की मोहब्बत बढ़कर रह गई। मैं उम्र के 12वें साल में थी जब हमारे घर रीमा आई थी। 12 बरस फिर से औलाद हुई तो अम्मा अब्बा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। अब्बा को औलाद के रूप में रहमत जैसी बेटियां बहुत पसंद थी और जब उनके यहाँ दूसरी औलाद और वो भी 12 साल के फर्क से बेटी हुई तो वो बेइंतहा खुश हुए थे और गुड़िया जैसी छोटी सी रीमा को अब्बा मेरे सामने कर देते कि देखो तुम्हारी बहन हुई है और 2 बहनें दोस्त होती हैं। लेकिन मुझे ऐसी कोई दोस्त नहीं चाहिए थी, ना बहन चाहिए थी जिसके साथ मुझे अपने माँ बाप बांटने पड़ जाएं। अब्बा को लगता था मैं खुश हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मैं जब तक अपने माँ बाप की अकलौती थी बहुत खुश थी। मुझे अच्छा लगता था कि मेरे माँ बाप की मोहब्बत और तवज्जो का महवर सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मुझे पसंद था कि मेरी छोटी छोटी बातों पर मेरे माँ बाप परेशान हो जाया करते थे। लेकिन फिर रीमा ने इस दुनिया में आकर मेरी कदरों कीमत कम कर दी थी, या मुझे लगने लगा था कि मेरी कदरों कीमत कम हो गई है। वो छोटी थी तो माँ हर वक्त उसको गोद में उठाए फिरती थी। जरूरत से ज्यादा माँ उसके लिए हसास थी और ये सब कुछ देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था।
मैं हमेशा के लिए अपने माँ बाप की मोहब्बत की अकलौती वारिस ही रहना चाहती थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। हमेशा माँ ने मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया था, लेकिन रीमा के बाद वो मुझे समझाती थी कि बुशरा, तुम बड़ी हो गई हो, अपने हाथ से खाया करो। और मैं खाना छोड़कर उठ जाया करती थी। और माँ मेरे पीछे मुझे मनाने के लिए भी नहीं आती थी, क्योंकि उनकी गोद में सोई हुई रीमा रोने लग जाती थी। फिर मेरे अब्बा, जो पहले घर वापस आते ही मुझे पुकारा करते थे, वो रीमा को गोद में उठाए फिरते रहते थे। मैं अपने ही घर में किसी अजनबी फर्द या अनचाहे फर्द की तरह रह रही थी। मैं ऐसी हो गई थी जैसे इस घर में मेरे होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और मैं सबको बहुत शिद्दत से महसूस करने लगी थी। मुझे अपने माँ बाप से बहुत शिकायतें थी, और मुझे तब रीमा से भी शदीद नफरत हो चुकी थी। मुझे रीमा बहुत बुरी लगती थी, लेकिन जब कभी मैं उसकी तरफ देखती तो मुझे उस पर प्यार आने लगता, और मैं उसे अपनी बाहों में उठा लिया करती थी। वो बहुत प्यारी और गोल मटोल सी थी, और उसे उठाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता था कि जैसे ही मैं रीमा को उठाती तो मेरी माँ भागते हुए आती और उसे मुझसे ले लिया करती, क्योंकि मेरी माँ को लगता था कि मैं रीमा को गिरा दूंगी और उसे चोट आ जाएगी। मेरी माँ अक्सर मुझे कहती थी कि मैं बड़ी हो गई हूँ, तो वो फिर रीमा के मामले में मुझ पर एतबार क्यों नहीं करती थी। मुझे बहुत दुख होता था, और यही छोटी छोटी बातें मेरे अंदर चिड़चिड़ाहट पैदा कर रही थी। मुझे पहले पहल रीमा सिर्फ बुरी लगा करती थी, और कभी कभी उस पर प्यार भी आने लगता था। लेकिन अम्मा अब्बा की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो प्यार शदीद नफरत में बदलता गया। रीमा रो रही होती और अम्मा मेरे खिलौने उठाकर उसे दे दिया करती, ये जानने के बावजूद भी कि मुझे शेयरिंग की आदत नहीं है, और ये बात मुझे रीमा के साथ साथ अम्मा अब्बा से भी दूर करती चली गई। वक्त का काम है गुजरना, सो जैसे तैसे करके वक्त गुजरता चला गया। मैं और रीमा कभी भी एक दूसरे के लिए अच्छी बहनें साबित नहीं हो सकी। अब्बा को लगता था कि दो बहनें हर चीज़ एक जैसी पाकर खुश हो जाती हैं, सो वो मेरे और रीमा के लिए कपड़ों से लेकर बैग और चूड़ियों तक सब एक जैसा लाया करते थे। और एक दिन मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हुई तो मैंने अब्बा की लाई हुई सब चीज़ों को आग लगा दी और चीख चीख कर कहा था कि रीमा जैसा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और उस दिन अम्मा अब्बा ने जाना था कि उनकी कम या ज़्यादा होती तवज्जो ने मुझे किस हद तक दिमागी तौर पर डिस्टर्ब कर दिया था। अम्मा अब्बा ने पहले पहल मुझे समझाने की कोशिश की और फिर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारे दरमियान फासले बढ़ते गए, और तब तो मुझे रीमा से और भी नफरत हुई जब उसके लिए एक ऐसे शख्स का रिश्ता आया जिसे मैं दिल ही दिल में पसंद करती थी। अम्मा मुझे कई बार शादी का बोल चुकी थी, लेकिन मैं टालती रही, और यूं उन्होंने मुझसे पहले रीमा की शादी करने का फैसला कर लिया। रीमा के लिए फुप्पो की नंद अपने बेटे कासिम का रिश्ता लाई थी। कासिम 25 साल का खूबसूरत और दिलकश लड़का था और पेशे के लिहाज से इंजीनियर था। मैं उसे पिछले 2-3 बरस से दिल ही दिल में बहुत पसंद करती थी, लेकिन कभी उससे कह नहीं पाई थी कि हमारी उम्रों में 5 साल का फर्क था, और मोहब्बत में उम्रों के फर्क बड़े मायने रखते हैं। वो मुझसे 5 साल छोटा था, तो कभी मेरी हिम्मत नहीं हो सकी उसे कहने की, और वो कमबख्त रीमा से मोहब्बत करता था। अपनी माँ को हमारे घर रिश्ते के लिए भेजा था। रीमा एक बार फिर से मेरी खुशी और मेरा हक खा चुकी थी। मुझे रीमा से शदीद नफरत थी, और जब कासिम ने रीमा को पसंद किया तो मुझे कासिम से भी नफरत हो गई थी। मैंने उसे अपने दिल से उतार फेंका था, लेकिन रीमा की वजह से जो नाइंसाफियां मेरे साथ हुई थी, रीमा की वजह से जो कुछ मैंने खोया था, मैं भुला नहीं सकती थी। हमेशा की तरह रीमा का पसंदीदा खिलौना उसको मिला था। चाहे मैं लाख उसे पसंद कर लेती, रीमा से मैं कैसे मोहब्बत करती या उसे अपनी बहन मानती, वो कभी मेरे लिए बहन बनी ही नहीं थी। वो तो डायन थी जो मेरी खुशियां खा गई थी। वो दुश्मन थी मेरी, जो मुझसे मेरा वो सब कुछ छीन लिया करती थी जो मुझे चाहिए होता था। रीमा एक हंसमुख और हंस मिजाज लड़की थी, लेकिन मेरे नजदीक इससे बड़ा मक्कार और कोई नहीं था। मुझे लगता था कि वो जानबूझकर ऐसी हरकतें करती है जो मेरे लिए अजियत का बायस हो। रीमा की शादी अब्बा ने बहुत धूमधाम से की थी, और मेरे अंदर तो जैसे सफ़े मातम सबिच गया था। मेरा दिल चाहता था कि मेरी सारी दुनिया को आग लगा दूं और शुरुआत रीमा और कासिम से करूं। रीमा के जाने के बाद अम्मा अब्बा की तवज्जो का इकलौता महवर सिर्फ और सिर्फ मैं रह गई थी, लेकिन उम्र के जिस हिस्से में मैं खड़ी थी तो मुझे किसी की भी तवज्जो दरकार नहीं थी। रीमा की शादी को साल भर गुजरा तो उसके यहाँ बेटे का जन्म हुआ। अम्मा अब्बा रीमा के लिए खुश भी थे और मेरे मुतालिक परेशान भी, क्योंकि पहले तो मैं रिश्तों को इनकार कर रही थी और अब मेरी बढ़ती उम्र को देखकर रिश्ते वाले इनकार कर दिया करते थे। सबको कमसिन और कम उम्र लड़की चाहिए थी और मैं औरत बनती जा रही थी। मैं अब सब बातों को दिलो दिमाग पर सवार किए नफ्सियाती मरीज बनती जा रही थी। अम्मा अब्बा मेरे लिए फिक्रमंद रहते थे कि एक दिन एक बहुत बड़ी
اور بری خبر نے ہمارے گھر کو گھیر لیا۔ ریما اور قاسم اپنے بیٹے کے ساتھ گھومنے گئے ہوئے تھے اور اب اطلاع ملی تھی کہ ان کی گاڑی کھائی میں جا گری۔ اماں ابا نے تو سنا تو یوں ڈھہ گئے جیسے ان کے جسموں سے جان نکل رہی ہو۔ مجھے بھی شوق لگا تھا۔ میں ریما سے نفرت کرتی تھی لیکن کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ یوں جا بھی سکتی ہے۔ ریسکیو فورس نے قاسم اور ریما کو اسپتال پہنچا دیا تھا۔ جس وقت ان کی گاڑی کھائی میں گری تھی تو تب وہ شاپنگ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور اپنے بیٹے تیمور کو ہوٹل میں چھوڑ کر گئے تھے، اسی لیے وہ بچ گیا تھا۔ قاسم کی ٹانگ میں شدید چوٹ لگی تھی اور وہ اس کا آپریشن جاری تھا، جبکہ ریما کے سر میں شدید چوٹ لگی تھی جس سے وہ نبردآزماں نہیں ہو سکی اور اس نے دنیا چھوڑ دی۔ ریما کے جاتے ہی میرے ماں باپ جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ان پر۔ ان کی لاڈلی بیٹی صرف 21 سال کی عمر میں دنیا سے چلی گئی تھی۔ ماتم بنتا تو تھا، میں خود شوق میں تھی اور بڑی مشکل سے اماں ابا کو میں نے سنبھالا تھا۔ ریما کی موت کی اماں اس کے بیٹے تیمور کو اپنے ساتھ لے آئیں کیونکہ قاسم ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا اور ایسے میں اس کے گھر والے تیمور کا خیال نہیں رکھ سکتے تھے۔ ان کی ساری کی ساری توجہ قاسم اور اس کے علاج پر تھی۔ مجھے ریما کبھی بھی اچھی نہیں لگی تھی لیکن اس کے بیٹے تیمور سے مجھے عجیب سی انسیت ہو گئی تھی۔ شاید میری عمر کا تقاضا تھا کہ مجھے جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف جا رہی تھی نفرتوں کو بھول رہی تھی، یا پھر خالہ اور بھانجے کا رشتہ اس قدر مضبوط ہوتا ہے، تبھی تو خالہ کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے۔ قاسم ٹھیک ہو کر گھر آ گیا مگر ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کی ٹانگ پر جو چوٹ آئی تھی اس سے وہ اب لنگڑا کر چلنے لگا تھا۔ کچھ دن تو وہ صدمے میں رہا لیکن جیسے ہی ٹھیک ہوا اپنے بیٹے کو لے گیا۔ تیمور کے جانے کے بعد میں اداس سی رہنے لگی اور تب میرے اماں ابا اور قاسم کے اماں ابا نے ایک حل نکالا۔ انہوں نے میری شادی قاسم سے کروانے کا ارادہ کر لیا اور میری ایک نہیں سنی، کیونکہ اماں کے بقول مجھے ایک کواری بڈھی چھوڑ کر وہ نہیں مر سکتی تھی، سو میری شادی قاسم سے ہو گئی۔ میرے اندر جو تھوڑی بہت اچھی لڑکی جاگ رہی تھی اماں ابا کے اس فیصلے سے وہ بھی مر گئی۔ میں بوڑھی ہو رہی تھی لیکن ابھی اتنی بھی بوڑھی نہیں ہوئی تھی کہ میری شادی ایک شادی شدہ لنگڑے سے کر دی جاتی۔ اور دوسری بات تھی کہ قاسم کا مجھے ٹھکرا کر ریما کو اپنانا مجھے بھولا نہیں تھا۔ شادی والی رات میں غصے سے پھٹ پڑی اور جب لنگڑا کر چلتا قاسم کمرے میں آیا تو میں نے اسے واش روم میں بند کر دیا اور خود مزے سے سو گئی۔ اگلی صبح اٹھ کر واش روم کا دروازہ کھولا تو وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا سو رہا تھا۔ پھر کیا تھا، میں روز اس کے ساتھ یہی کرنے لگی۔ رات ہوتے ہی میں اسے باتھ روم میں بند کر دیا کرتی اور خود سو جاتی تھی اور صبح اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھولتی تھی۔ قاسم بھی کچھ نہیں بولتا تھا، بس چپ چاپ مجھے دیکھ کر رہ جایا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ ایسے ہی چل رہا تھا کہ ایک دن میری طبیعت خراب ہو گئی اور جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میں امید سے ہوں۔ یہ ہو کیسے سکتا تھا؟ میں اسی سوچ بچار میں گھر آ گئی اور جب میں قاسم کو واش روم میں بند کر کے سونے کے لیے لیٹی تو مجھے نیند نہ آئی۔ میں بس آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ مجھے بستر پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور جب اٹھ کر دیکھا تو قاسم میرے برابر میں آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر باتھ روم کے دروازے کی طرف دیکھا جو کھلا ہوا تھا۔ مجھے قاسم پر بے انتہا غصہ آیا تھا جو میری نیند کا فائدہ اٹھاتا تھا۔ میں نے جھنجھوڑ کر اسے اٹھا دیا اور پے در پہ تھپڑ مارے تھے کہ اس قدر گھٹیا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ واش روم سے باہر نکلتا کیسے تھا۔ اور تب قاسم نے بتایا کہ اس کے واش روم کا لاک خراب تھا، اسی لیے مجھے لگتا تھا کہ واش روم لاک ہے مگر واش روم لاک نہیں ہوتا تھا اور میرے سونے کے بعد قاسم آ کر بیڈ پر سو جایا کرتا تھا۔ کیونکہ سردیوں کا موسم تھا تو بغیر گرم بستر کے اس کی ٹانگ درد کرتی تھی اور خراب ہو سکتی تھی۔ قاسم نے قسم اٹھائی تھی کہ اس نے کبھی بھی میری نیند کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اگر ایسا نہیں تھا تو میرے پیٹ میں بچہ کدھر سے آ سکتا ہے۔ میں سخت پریشان تھی جب اگلے دن ڈاکٹرنی کی کال آئی۔ اس نے بتایا کہ میری رپورٹ وہی ہے جو پہلے والی تھی۔ میں گڑبڑا کر رہ گئی، میں امید سے تھی۔ مجھے شرمندگی ہونے لگی کہ میں تو آج تک شوہر کے قریب نہیں گئی، تو پھر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ جو سوچتی جا رہی تھی ڈپریشن بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اپنی عزت بچانے کے لیے قاسم سے تعلقات بنا لوں۔ اس رات میں نے قاسم کے لیے اچھا سا کھانا بنایا اور رات ہوئی تو قاسم کو اپنے پاس سونے کا کہا۔ قاسم اس بڑی تبدیلی کو دیکھ کر حیران رہ گیا مگر وہ صابر شاکر بندہ تھا، خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں بھی یہی چاہتی تھی۔ دن گزرتے رہے اور اب میں اور قاسم ایک خوشگوار میاں بیوی والی زندگی گزارنے لگے۔ کچھ ماہ بعد میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ قاسم اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ میں خوش تھی مگر دل میں ایک خلش تھی کہ اگر قاسم میرے قریب نہیں آیا تو پھر یہ کس نے کیا؟ آج میرا بیٹا 4 سال کا ہو گیا مگر یہ راز میں آج تک جان نہیں پائی کہ اس رات میرے کمرے میں کون آیا تھا۔